किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मंजू पाल। डॉक्टर मंजू पाल पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जयरी खाल, पौड़ी गढ़वाल में। और आज आपसे बातचीत का विषय है सर्दियों में पशुओं की देखभाल। डॉक्टर मंजू पाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर मंजू पाल, जब हम मौसम की बात करते हैं तो इंसानों के लिए खास तौर से सर्दियों का मौसम बहुत ही मुफीद होता है, और यदि हम बात करें गर्मियों के बाद इसका बहुत लोग स्वागत करते हैं। लेकिन यदि हम पशुओं की दृष्टि से देखें तो सर्दियों के मौसम को आप कैसा मानती हैं? सर्दियों का मौसम कुछ हद तक अच्छा भी है, क्योंकि जब मानसून शुरू होता है, जब मानसून में बहुत सारे मक्खी मच्छर हो जाते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं, अंदर परजीवी होते हैं, पशुओं की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो पशुओं के बीमार होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे मौसम अच्छा होता है, सर्द होना शुरू हो जाता है, तो जो बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य परजीवी जैसे मक्खी है, मच्छर है, वो स्वतः ही ख़त्म होने लगते हैं, तो वो पशुओं को परेशान करना कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम होने लगती है मौसम के अनुसार। और पशुओं को इसमें अच्छा चारा भी मिलता है, जैसे कि इस समय बरसीम का चारा या जई का चारा मिलने लगता है, जो अच्छा पौष्टिक होता है। और ये मौसम पशुओं के लिए अच्छा है। अगर पशुपालक अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक भी हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ चुनौतियां सर्दियों में होती हैं, कुछ समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं। तो पशुओं के साथ ऐसी कौन सी समस्या है जो इस मौसम में दिखाई देंगी? हाँ, देखिए, अगर पशुपालक अपने पशु को सर्दी से बचाव के लिए अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं अपना रहा है या कुछ उसने अपने बदलाव नहीं किए हैं, जैसे गर्मी के मौसम में पशुपालक अपने जानवर को रात में भी खुला छोड़ देता है, लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में खुला छोड़ेंगे तो उसमें ओस गिरती है जो पशु के शरीर पे गिरती है, और पशु को ठंड लगने की भी गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि कुछ बाह्य परजीवी तो मर जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पशुपालक ठंड से बचाने के लिए अपने पशुओं को एक साथ ही बहुत सारे गौशाला में रख देते हैं। बकरियों को भी साथ में रखते हैं, गायों को भी रखते हैं। खासतौर से ये समस्या पहाड़ों में ज़्यादा होती है। थोड़ी उनके साथ मुश्किल ये भी होती है कि उनके पास जगह की समस्या रहती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पशुओं को चूँ, अटन्नी, किलनी जो होती हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर पशुपालक इन सब चीज़ों का पहले से उपचार नहीं कर रहा है या पहले से रख रखाव में उसने दूरदर्शिता नहीं दिखाई है, तो ये सब कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पशुओं के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस मौसम में खासतौर से जब शादियों का मौसम शुरू होता है तो बहुत बार क्या होता है कि पशुपालक अपने घर की शादी का बचा हुआ खाना हो गया या घर में कोई फंक्शन है, उसका बचा हुआ खाना भी पशुओं को अक्सर दे दिया जाता है, और वो भी पशुओं को अफारा के कारण बनता है पशुओं में। और हरा चारा भी क्योंकि उपलब्ध होता है तो पशुपालक बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी दे, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा देंगे तो उसमें भी पशु को अफारा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और पशु की मृत्यु भी हो सकती है इसमें। अब हम रोगों की बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में आम तौर से कौन से रोग हमारे पशुओं को ग्रस्त कर सकते हैं? देखिए ना, जैसे सर्दी के मौसम में कहा जाता है कि ठंडा हो रहा है, थोड़ा कोहरा भी ज़्यादा हो जाता है और डस्ट भी थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती है इन्वायरमेंट में। तो अगर पशुपालक ने अपने गौशाला को अच्छी तरह से सफाई नहीं रखी है, धूप का प्रबंधन अच्छा नहीं किया, उसमें हवा अच्छी तरह से नहीं आ पा रही है, ज़्यादा पशुओं को एक साथ रख रहे हैं रात में, और पहाड़ों में खासतौर से ऐसा होता है कि पशुपालक बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब जरा सा भी वेंटिलेशन की जगह नहीं छोड़ते हैं गौशाला में, और उसको थोड़ी बहुत जो जगह बचती है खिड़की दरवाजे में, उसमें भी वो लोग गोबर से लीप के बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अमोनिया की मात्रा जो होती है रात में यूरिन से या टंग से जो अमोनिया निकलती है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और पशु को निमोनिया होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ ठंडे की वजह से भी हो सकता है निमोनिया। इसमें क्या होता है कि जब आपको स्वस्थ वायु नहीं मिलेगी तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, पशु के नाक से आँख से पानी आ सकता है। तो एक प्रमुख कारण ये भी है, निमोनिया का हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे बताया कि पशु को अफारा हो सकता है। इस मौसम में जैसे आप जानते ही हैं कि बरसीम अच्छा हरा चारा उपलब्ध रहता है, जई हरा चारा उपलब्ध रहता है। अगर सूखा चारा और हरे चारे का बैलेंस बनाकर नहीं दिया जाए और सिर्फ हरा चारा ही दिया जाए तो पशुओं में अफारा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको भी आपको बैलेंस बना के देना है। ख़ासतौर से रात में आपको पशु को सूखा चारा ज़रूर देना है। इसके अतिरिक्त एक और बीमारी होती है पशुओं में कि जूं अटन्नी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पशुओं को पशुपालक नहलाना भी कम पसंद करते हैं कि ठंडा लग जाएगा, और लगातार वो एक साथ प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, चिपक के खड़े रहते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो जूं अटन्नी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको भी विंटर डायरिया हो सकता है और ठंड लग सकती है। ठंड लगने में ऐसा होता है कि अगर पशु का टेम्परेचर बहुत डाउन भी हो सकता है और या फिर बुखार होके बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पशु को शेड में रखें और अगर ठंड लग गई है तो उसको भाप वगैरह दिलाना चाहिए।
जी, अब एक बहुत बड़ी समस्या है जो आमतौर पर किसान साथी देखते हैं कि जो स्वस्थ पशु हैं और रोगी पशु हैं एक साथ रहते हैं। तो जी। उनको आइसोलेट कैसे करें, मतलब उनको अलग कैसे करें? देखिए, कोई भी पशु एकदम से बीमार नहीं पड़ता है, वो धीरे-धीरे अपने कुछ सिम्पटम्स, कुछ लक्षण दिखाता है। तो पशुपालक का पहला काम होना चाहिए कि जब भी वो सवेरे वो अपनी गौशाला में जाता है, तो एक बार अपने पशुओं को ज़रूर जाँच ले कि हाँ, मेरा कौन-सा पशु बीमार हो रहा है। तो बीमार पशु का कैसे पता चलेगा कि अगर मान लिया पशु का तापमान जो है सामान्य से अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी श्वास गति या तेज़ चल रही है या धीमी हो जाएगी, या फिर उसकी पल्स भी तेज़ या कम हो सकती है। पशु का स्वस्थ होने का प्रमुख लक्षण होता है कि उसका जुगाल करना। अगर जुगाली करने वाले पशु हैं और वो जुगाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पशु को कुछ न कुछ परेशानी है, जिस वजह से वो जुगाली नहीं कर रहा है। दूध देने वाला पशु या तो अपना दूध का प्रोडक्शन कम कर देगा या बिल्कुल ही बंद कर देगा। पशु घास खाना कम कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है, और उसके प्राकृतिक छिद्रों से, जैसे आँखों से, नाक, कान से या मुँह से पानी आता रहेगा, या किसी तरह का भी स्राव हो सकता है। तो इसे पशुपालक को पहचान लेना चाहिए कि हाँ, मेरा ये पशु बीमार हो रहा है, और सबसे पहले उस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, ताकि अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो संक्रामक होती हैं, तो उन बीमारी को स्प्रेड को थोड़ा रोका जा सके। अब बात करते हैं खान-पान की। इस समय जैसे आपने बताया कि हरा चारा है, बरसीम है, जई है, बहुत आसानी से उपलब्ध जी। है। और किन बातों का ध्यान रखें खान-पान के दौरान? और एक बात और जानना चाहेंगे कि इस दौरान जानवरों को पानी अच्छा मिलना चाहिए? जी। जैसे मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ कि इस समय पशु को ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है, और ऐसा भी खाना चाहिए ताकि ऊर्जा मेंटेन रहे और उसको थोड़ा-सा गर्माहट मिलती रहे। तो हरा चारा, सिर्फ़ हरा-हरा चारा ना दें, कहीं न कहीं आप भूसा भी दें या फिर पुआल दे सकते हैं। वो हरे चारे में मिला के दें, और ख़ास तौर से रात में हरा चारा पशुपालकों को बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। रात में थोड़ा-सा वो सूखा चारा ही दें। इसके अतिरिक्त पशु को गर्मी देने के लिए आप गेहूँ का दलिया या पहाड़ में आप मड़वा दे सकते हैं, और झिंगोरा वगैरह अगर आपके पास उपलब्ध रहता है वो दे सकते हैं। बाकी गुड़ ज़रूर दें, और गुड़ के साथ-साथ आप हल्दी, अजवाइन और सौंठ का थोड़ा बीच-बीच में पका के इसको देते रहें। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि पानी कैसे दिया जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में तो पशु को पानी आप तालाब का भी दे सकते हैं या कहीं नहर का भी पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको हमेशा पशु को ताज़ा पानी देना है, साफ़ पानी देना है, और हो सके तो हल्का गुनगुना पानी दिया जाए। ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे और सामान्य तापमान बना रहे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें पशुओं को ठंड से बचाना है, तो इसके लिए जो हमारी पशुशाला है, उसका जी। प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए? देखिए, पशुशाला हमेशा ऐसी बनाई जाए कि पशुशाला में स्वच्छ हवा भी आती रहे, और कहीं न कहीं से धूप ज़रूर आए उसमें। क्योंकि अगर तेज़ धूप आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और रात में ख़ास तौर से अगर आपने कुछ खिड़की दरवाजे बना रखे हैं, तो वहाँ पे आप तिरपाल डाल सकते हैं। आपके वहाँ घर में जो पुराने अनाज के बोरे हो सकते हैं वो डाल सकते हैं, या आपके पास कोई भी पुरानी चादर है वो डाल सकते हैं, ताकि डायरेक्ट हवा है वो पशुओं के संपर्क में नहीं आए। और आपको लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। जो पशुशाला में हवा का आवागमन है वो बना रहे, और इसके अतिरिक्त पशुशाला सूखी होनी चाहिए। तो जब भी आप नीचे बिछावन ज़रूर बिछाएँ। रात में जब आप पशु को अपनी गौशाला में रख रहे हैं, तो बिछावन ज़रूर बिछाएँ। बिछावन में आप पुआल डाल सकते हैं, पहाड़ में पिरूल या बाँज के पत्ते डाल सकते हैं, और इनको सवेरे आपको ज़रूर बाहर निकालना है, धूप में डालना है। कोशिश ये कीजिए कि पशु को आप 9-10 बजे की जब धूप निकल आती है, तभी गौशाला से बाहर निकालें, और जो बिछावन आपने रात में बिछाया था उसको भी बाहर डालें। गौशाला की सफाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, शाम 4-5 बजे तक, जब तक कि छाया नहीं जाती है, जिससे कि पशुशाला भी नमी नहीं रहेगी, उसमें प्रॉपर तापमान मेंटेन रहेगा और सूखी रहेगी। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे पशु को बीमार कर सकते हैं, थनैला रोग का कारण बन सकते हैं, वो सब भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर मंजू पाल, चूंकि सर्दियों का मौसम है और हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें कई जगह हिमपात भी होगा, तो जी। ऐसे में क्या सलाह है हमारे किसान साथियों के लिए? देखिए, जब हिमपात की बात आती है तो कहीं न कहीं पे पशु पालकों को पत्ते, ये पुआल हो गया, या फिर जो घास होती है, हमारे पहाड़ में इस समय घास की कटाई भी चल रही है, तो सूखी घास वगैरह का पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो रात में अलाव भी लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना होगा अलाव लगाते समय कि आग ना लगे और पशुशाला में धुआं ना भरे।
तो ये चीज़ मतलब अगर आप इन दोनों कंडीशंस को देख पाते हैं तो आप रात में भी अपने पशुशाला का तापमान अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं या बीमार पशु हैं उनको रात में बोरी, टाट या जिसको झूल कहते हैं वो ज़रूर उड़ानी चाहिए, ताकि मेंटेन जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं उसी तरीके से उनके लिए टाट का या फिर बोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर मंजूपाल, जैसे आपने कहा कि किसान साथी सर्दियों में जानवरों को नहलाते भी नहीं है जी ना? जी। और ये भी कई संक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस समय कई किसान साथी जो टीकाकरण है उसको भी मुलतवी कर देते हैं, उसको भी टाल देते हैं? नहीं नहीं, देखिए टीकाकरण तो ज़रूर किया जाना चाहिए। टीकाकरण क्या है, बचाव है। मतलब रोग आने से पहले अगर आपने बचाव कर लिया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स आप ही के लिए भी बेहतर हो जाती है। तो अभी हर 6 महीने में, जैसे अब मौसम शुरू होने वाला है, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो एनिमल्स का जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, रोग लगने की क्षमता बढ़ सकती है। तो इसके लिए यह है कि अगर आप पहले से ही टीकाकरण कर लेते हैं, एफएमडी का टीका हो गया और ब्रुसेल्ला का टीकाकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है इस समय, तो अगर आप लोग इसका टीकाकरण करवा लेते हैं तो अच्छा है कि आप आने वाले समय में अपने पशु को बीमारी से बचा सकते हैं और जो अननेसेसरी इलाज में जो आप लोगों का पैसा खर्च होता है वो भी बच सकता है। डॉक्टर मंजूपाल, अंत में हम जानना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पर किसान दूध के लिए जानवरों को पालते हैं, जी। तो क्या सर्दी के मौसम में दुग्ध उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है? क्या ये कम हो जाता है? नहीं, दूध उत्पादन तो कम नहीं होता। देखिए बरसीम, इस समय मैंने आपको पहले भी बताया, बरसीम और जई जो है बहुत अच्छा चारा है। और अगर पशुपालक अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, खास तौर से दूध उत्पादन तब कम होगा अगर आप पशु को प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं दे रहे हैं, पशु को ठंड की वजह से या फिर किसी वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है, तब ये हो सकता है कि पशु का दूध कम हो जाए। लेकिन ये सीज़न दूध के लिए अच्छा होता है और क्योंकि अच्छा खान पान मिल जाता है पशु को, और अगर आप खनिज लवण भी अच्छी तरह से दे रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि ठंड से बचने के लिए गुड़ वगैरह आप अगर लगातार देते जा रहे हैं और इस मौसम में बिनौला वगैरह भी मिल जाता है आसानी से, तो उससे भी दूध प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये मौसम दूध के लिए अच्छा है और दूध कम होने के ऐसे चांसेस बहुत कम है इसमें। तो डॉक्टर मंजूपाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान साथियों को सर्दियों में पशुओं की देखभाल और उनका जो बचाव है ठंड से, उस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।